पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, महाभारत 2024 देख रहे हैं आप और मैं विकास सिंह आपके साथ। अंतिम चरण की वोटिंग से 20 घंटा पहले आ गया सबसे पक्की रिपोर्ट। 40 में 40 वाले मैथमेटिक्स में एक से बढ़कर एक दिग्गज जो हैं वो फेल हो रहे हैं। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और 20 घंटे पहले जो रिपोर्ट आ रही है उस पर हमारे साथ बाबा जुड़ेंगे। हम सीधा बाबा के पास चलते हैं। बाबा, महाभारत 2024 में अब हम आखिरी दौर पर है। इस वक्त वोटिंग जो होने वाली है 7वें चरण की, बस अब चंद घंटे का और समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही जो रिपोर्ट आ रही है वो चौंकाने वाली है। क्या कुछ रिपोर्ट है? देखिए, सबसे पहले तो 6 चरण में जिन लोगों ने वोट किया है उनका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जीवित रखा। हालांकि वोटिंग प्रतिशत कम रहा जी, लेकिन मौसम का भी बहुत सारा और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन 7वें चरण में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वोटिंग बहुत बेहतर होगा। 8 सीटों पे मतदान होने हैं और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। चुनाव प्रचार कल ही थम गया। अब कल जब आप 20 घंटा पहले अभी आप हैं, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और वोटिंग शुरू होकर के शाम के 6 बजे तक चलेगी। और इस दौरान आप वोट करने जरूर जाइएगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि 1.62 माने 1,62,00,000 के आसपास वोटर जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 8 सीटों पे चुनाव है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहे हैं और रेगुलर हम अपनी कमेंट्री जारी रखे हैं कि इन 8 सीटों नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद में क्या परिस्थितियां हैं। लेकिन अब जबकि ये सब कुछ हो गया है, चुनाव प्रचार थम गया है, अब सिर्फ वोटिंग बची हुई है और सभी एजेंसियां जो हैं, चाहे वो निजी एजेंसियां हों या फिर खबर वाली एजेंसियां हों या सर्वे करने वाली हों, एग्जिट पोल निकालने वाली एजेंसियां हों, सभी सक्रिय हो गई जी। जब 8 सीटों का ये चुनाव खत्म हो जाएगा और देश भर में जो 57 सीटों पे चुनाव है, ये खत्म होते ही शाम के 6 बजे के बाद से आपको एग्जिट पोल नज़र आने लगेगा। इस एग्जिट पोल से पहले हम आपको बता रहे हैं कि 20 घंटा पहले जो ये 8 सीटें हैं, इसके साथ साथ बाकी की 32 सीटों पे जिस पे चुनाव हो चुके हैं उसमें क्या कहानी है, क्योंकि वो कहानी न तो हम बदल सकते हैं और न ही कोई बदल सकता है, क्योंकि उस पर वोटिंग हो चुकी है जी। 32 सीटों पे वोटिंग हो चुकी है और 32 सीटों में रुझान क्या है, क्या कुछ नज़र आ रहा है। बहुत सारे जो दिग्गज हैं वो इस बार पूरी तरह से फ्लाइट होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं जी। इसके पीछे की कहानी क्या है, तो आपको बता दें हम कि गर्मी बहुत थी। हम निकले थे करीब 3 दिनों के टूर पे और इस 3 दिन के टूर में आप देख ही रहे होंगे विकास का चेहरा गोरा से काला हो गया। कारण इसका था, हम तो बहुत देर तक एसी में बैठे रहे, डॉक्टर भी मना किया था हमको हीट वेव से बाहर रहने के, दूर रहने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम निकले। 48 डिग्री टेम्परेचर में हम निकले, लोगों से मिले, बात किए और इन सब के बाद जो हम रिपोर्ट ले करके आए हैं, उस अंतिम चरण की रिपोर्ट के पहले की भी जानकारी हमने दी। आप पंचनामा पर जाकर के देख सकते हैं कि संपादक नमन मिश्रा जी ने पूरा ब्यौरा आपको दिया है कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थिति है। इन सब के बावजूद हमारी टीम लगातार लगी रही और हमारी टीम ने ऐसा कोई भी क्षेत्र, ऐसा कोई भी कोना नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि जिस क्षेत्रों को बताया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हॉट सीट है, यहाँ लड़ाई बहुत कड़ी है, यहाँ पर एनडीए जीतेगा तो यहाँ पर महागठबंधन जीतेगा, इन सारी चीज़ों से अलग हम आपको एक सर्वे बताने वाले हैं, जिस सर्वे में हम शुरुआत अगर करें तो 7वें चरण की जो 8 सीटें हैं उससे पहले की अगर बात करें तो हम बात शिवहर की करें, जो हॉट सीटें हम उसकी बात कर रहे हैं। शिवहर की बात करें, शिवहर में बहुत कड़ा मुकाबला है। शिवहर के लोगों की नाराज़गी भी है, नाराज़गी सीतामढ़ी के लोगों को भी है, लेकिन सीतामढ़ी और क्या उम्मीदवार पर असर डालेगी, क्या एनडीए पर असर डालेगी, या फिर महागठबंधन जो 40 में 40 और 40 में 39 वाला जो फार्मूला है उस फार्मूले से कुछ अलग कर पाया है जी। तो जब शिवहर हम पहुंचते हैं तो वहां सीधा नजर आता है कि हाँ, यहाँ टक्कर है। लेकिन जिस तरह से लवली आनंद घूम घूम करके अपने चुनाव के बाद प्रचार कर रही है, उससे ये नहीं लग रहा है कि वो वहां से चुनाव हार रही हैं। उनके कॉन्फिडेंस का कारण क्या है ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि जो कारण हम लगातार बता रहे थे और अलग अलग सर्वे एजेंसियां बता रही थी कि वहाँ
जो वैश्य समाज है वो काफ़ी नाराज है। तो वैश्य समाज की नाराज़गी निश्चित रूप से नीतीश कुमार के उस बयान पर कहीं ना कहीं बहुत हल्की हो गई है और नाराज़गी दूर हो गई है जब उन्होंने याद दिलाया है कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था। और सबसे ज़्यादा अगर इसका असर किसी पर पड़ा तो वो वैश्य समाज। तो आप समझ सकते हैं कि वैश्य समाज ने कितना ज़्यादा ट्विस्ट किया होगा, ट्रांसफ़र किया होगा, क्या कुछ किया होगा। और उसके साथ साथ चरणबद्ध चरण आपने देखा होगा कि कुछ न कुछ परिवर्तन है। वैशाली की बात कर लेते हैं, बहुत कड़ी लड़ाई है। वैशाली हमेशा चौंकाता रहा है जी, हमेशा चौंकाता रहा है, लेकिन क्या इस बार भी चौंकाएगा? चौंकाने वाली परिस्थितियां क्या है? तो परिस्थिति में अंतर सिर्फ इतना हुआ है कि एक भूमिहार उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से खड़े हैं, जिनके बारे में उनको बाहुबली कहा जाता है। बिल्कुल, मुन्ना शुक्ला। वोटिंग हो चुका है। मुन्ना शुक्ला जब थे तब थे बाहुबली, अब बाहुबली उबली नहीं होता है कोई। अब एक ही बली होता है जो सत्ता में बैठा रहता है, वो सर्वबली होता है। तो ऐसी स्थिति में आप सीधी तौर पे समझ सकते हैं कि उनके आने से कितना असर पड़ेगा। और खास करके जहां प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी की फंसी हुई हो, आप सोच सकते हैं कि चुनाव से 2 महीना पहले सरकार बदल जाती हो तो इसके पीछे का कारण क्या होगा। निश्चित रूप से यहाँ लड़ाई कड़ी थी, लेकिन वैशाली में ऐसा दूर दूर तक दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ से एनडीए हार रही है जी। आगे हाजीपुर की बात करें तो खूब चर्चा है। यहाँ अपना पीठ अपने थपथपा रहे हैं महागठबंधन के लोग। यहाँ तक कि आपने देखा कि तेजस्वी यादव से ज़्यादा मुकेश सहनी, चूल्हा से ज़्यादा केटली गर्म वाला बात है जी। तो खूब बोल रहे थे कि अरे वहाँ तो बुरी स्थिति है, हार गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आपको याद होगा कि हाजीपुर की जब वोटिंग चल रही थी उस समय हमने क्या कहा था। और आज चिराग पासवान, इतना तो आप मान जाइएगा कि वो स्टार प्रचारक हैं और सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमने देखा है स्पॉट पे, विकास से मेरी बात हो रही थी और हम आपको बता दें, बहुत ओरिजिनल हकीकत बता रहे हैं, विकास इस बात को एग्री करेंगे। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था जिस हॉल में गोह के जी वहाँ रैली होनी थी, मैदान में उस मैदान के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी में मैं बैठा हुआ था, लस्सी पी रहा था। विकास वगैरह सब लोगों ने लस्सी पी करके और कहा कि एक राउंड हम घूम करके वहाँ से पब्लिक रिएक्शन ले लेते हैं, माहौल चेक करते हैं क्या है। जब ये लोग फील्ड में गए, 1 घंटा पहले की मैं बात बता रहा हूँ, ये कार्यक्रम शुरू होने के 1 घंटा पहले की बात है। हम बात आपको बता रहे हैं लगभग 3 बजे के आसपास जी। और 3:30 से 4 बजे के बीच में वहाँ कार्यक्रम शुरू होना था। जब 3 बजे ये गए तो वहाँ टेंट पंडाल सजाने वालों के अलावा, कुर्सी लगाने वालों के अलावा और कुछ बच्चे जो कौतूहल बस बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हेलीकॉप्टर देखने के लिए पहुंचे जिनका हुए थे। वोटिंग से कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं है, वो हेलीकॉप्टर वगैरह देखने, हेलीपैड कैसा होता है वो देखने के लिए वहाँ पहुंच गए थे जी। उससे पहले हम लोग एक और जगह से होकर के जा रहे थे जहाँ पर रैली थी सम्राट चौधरी आने वाले जी। वहाँ भी हम लोगों ने लोगों से पूछा था। लेकिन यहाँ की बात हम बताते हैं, यहाँ चिराग पासवान को आना था और चिराग पासवान के साथ राजनाथ सिंह भी थे। उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रचार करने आए थे, गोह का वो मैदान था। और जब 3 बजने में 10-20 मिनट बाकी होगा, वहाँ ये लोग घूम करके आए और आश्चर्य व्यक्त किया, अरे यहाँ रैली होने वाला है, यहाँ तो कोई है ही नहीं है। गिने चुने 10-20 कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, एनडीए गठबंधन के, और कुछ बच्चे हैं, बाकी टेंट में समियाना वाले यहाँ चलिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लोग से ज्यादा पुलिस नजर आ रहे थे, सुरक्षा वाले। अचानक से मेरे दिमाग में बात आई कि पूरे रास्ते लोगों ने बात किया। जैसे ही हम जानकारी मिली कि हम गोह जा रहे हैं, वहाँ की सभा को कवर करेंगे, काराकट के लोगों से बात करेंगे, काराकट के और भी कई क्षेत्रों से हमें लोगों को मिलना था। कई लोगों से हमने वादा किया था कि हम आ रहे हैं आपके यहाँ। और इन सब के बाद जब ये आए तो मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि आप एक बार फिर से जाइए, वेट कीजिए, भीड़ होगी। क्योंकि लोगों ने जो मेरे साथ बातचीत किया था वो सभी बता रहे थे कि हम पहुंच रहे हैं, रास्ते में पहुंच रहे हैं। बाबा आप पहुंच गए हैं पहले, हम आ रहे हैं। लेकिन मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह की भीड़ होगी जी। और 1 घंटे के अंदर मैंने देखा और ये लोग आश्चर्य किए कि बाबा कैसे आप बताए कि काफ़ी भीड़ होगी। 1 घंटा लगा हमें निकलने में वहाँ से। बिल्कुल, हमारी गाड़ी को निकलने में वहाँ से 1 घंटा लगा, इतना जाम था। पुलिस वालों ने बहुत मशक्कत किया, तब जाकर के हम निकले।
और अगर पुलिस उस समय नहीं आते हमारी गाड़ी को निकलवाने के लिए तो 2-3 घंटा आराम से लग जाता है। निश्चित रूप से हम पूरी 3 रैली घंटा के आराम बाद से भी लग नहीं निकल पाते इसलिए कि हजारों हजार गाड़ियों का काफिला था और लोगों की गिनती अब हजारों में कितना मैं हजार करूं ये मैं नहीं बता सकता हूं, कम से कम 2000 से ऊपर तो कुर्सियां थी। गाड़ियों का जो तांता था वो टूटने का नाम नहीं ले रहा था। और लास्ट में सीआरपी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने किनारा करवाया और रॉन्ग साइड से हमें निकलवा करके बिल्कुल हमारी गाड़ी को निकाला कि भाई ये प्रेस वाले लोग हैं, इन लोगों को आगे भी काम करना है। तो ये स्थिति थी। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हाजीपुर से अगर कोई कहे कि चिराग पासवान हार रहे हैं तो निश्चित रूप से आश्चर्य तो होगा। फिर भी हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं। और बाबा वहाँ पे जितने लोग आए थे, हमने जिन लोगों से बात किया वो सीधा बोले कि हम चिराग पासवान के कहने पर यहाँ आए हुए हैं क्योंकि हमारे नेता चिराग पासवान यहाँ आ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को जितवाए। हम उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दे रहे, हमारे चिराग पासवान ने हमें कहा है तब हम उपेंद्र कुशवाहा को वोट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र थे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। बात सिवान की करें, सिवान में बहुत सारी परिस्थितियाँ बदली हैं, इसकी चर्चा हम बहुत समय से कर रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि जदयू वर्सेस आरजेडी की ये लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में हेना साहब ने एक अंतर जरूर पैदा किया है। और जिस तरह से वो कल उनका हम एक बयान सुन रहे थे, उन्होंने कुछ लोगों का समर्थन किया था। उन्होंने समर्थन किया था जहानाबाद से आशुतोष कुमार का जी, जो उनके चुनाव में गए भी थे उनका सपोर्ट करने के लिए। आशुतोष कुमार को लेकर के उन्होंने कहा था, जहानाबाद की जनता से अपील किया था, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर नज़र आ रहा था वो बता रहा था कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों में बड़ी लड़ाई खड़ी कर दी है। यानी सिवान की एक सीट है जो अधर में लटकी हुई है, ये महागठबंधन या एनडीए के तरफ न जा करके हो सकता है कि हेना साहब के तरफ शिफ्ट कर जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब तो समय आ ही गया। सारण की बात करें, मुकाबला बहुत कड़ा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ वोट दो ही आधार पर हुआ है, एक अगड़ा दूसरा पिछड़ा। 2005 और 2005 के बाद इसी पर वोटिंग हुआ है और इस वोटिंग में कौन आगे निकला होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। बात उजियारपुर की करें तो यहाँ खुद गृह मंत्री ने आकर के कह दिया था कि भाई लड़ाई बहुत कड़ी थी। यही कारण है कि गृह मंत्री को ये बात कहनी पड़ी थी कि हम इनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी देने जा रहे हैं, और बड़ी जिम्मेवारी क्या हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उस जिम्मेवारी से कई बार वो दूर होते होते वहाँ से आस्ते से रास्ता काट के निकले हैं। तो निश्चित रूप से उजियारपुर में भी लड़ाई जो बहुत कड़ी थी, आलोक मेहता ने बहुत कड़ी लड़ाई दी है। जातीय समीकरण जो बनाया गया था वो समीकरण बहुत ज़्यादा कारगर था, और उसमें कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आई कि उजियारपुर की लड़ाई कड़ी थी, लेकिन अंतिम समय में बातें बदली हैं। इसके कारण उनके चेहरे पर, यानी नित्यानंद राय के चेहरे पर बहुत ज़्यादा शांति नज़र आ रही थी। समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ दो पिताओं के मैनेजमेंट की बात है। अब यहाँ ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जिसका मैनेजमेंट बेहतर था, जो अपने बेटा और बेटी के साथ खड़ा नज़र आया, निश्चित रूप से जनता उसके साथ खड़ी नज़र आएगी। जब अपने ही लोग आपके साथ नहीं खड़ा हो सकते हैं, बिल्कुल, कारण चाहे जो भी हो, मुझे उस बात से लेना देना नहीं है। अब तो वोटिंग हो चुकी है। हमने बहुत बताया था, उस समय बताया था हमने कि सनी जो हजारी हैं वो कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। उनके पिता भी बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, उनकी एक लेगेसी रही है उनके परिवार की उस क्षेत्र पर। इन सब के बावजूद बस अंतर इतना ही पैदा हो गया कि एक पिता अपनी पुत्री के साथ खड़ा नजर आया, उसका सारथी बन करके उसको घुमा रहा था, दूसरा पिता कमरे के अंदर बैठ करके अपने बेटे के लिए फील्डिंग कर रहा था। तो निश्चित रूप से कोच मैदान में भले ही कितना सिखा दे, लेकिन खेलना तो अंततः प्लेयर को है जी, और प्लेयर किस तरह का स्टॉक मारेगा, बॉल किस तरह का आ रहा है, ये वही जानता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी आप समझ ही गए होंगे कि समस्तीपुर की स्थिति क्या होने वाली है। बात किशनगंज की करें तो किशनगंज में और कोई फैक्टर नहीं है, AIMIM फैक्टर है, और इसने कितना ज़्यादा असर डाला। इस बार किशनगंज भी हाथ से अगर निकल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि मुस्लिम समाज ने बहुत एग्रेसिव वोटिंग किया है, और मुस्लिम समाज को एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव नहीं करेगी, इसके बाद कभी चुनाव का मौका नहीं मिलेगा। जो सरकार बन जाएगी वही सरकार अब इस देश में रहेगी, राजा के तरह शासन करेंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण किसी को नहीं मिलेगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक तरफ लोगों को प्रभावित कर रही थी, दूसरी तरफ लोगों के गुस्सा का कारण बनी, और इसने भी वोटों को प्रभावित जरूर किया है। दूसरी तरफ AIMIM को लेकर के
एक अलग तरह का माहौल बना है सीमांचल के क्षेत्र में। लोगों को नाराजगी इस बात से लेकर के भी थी कि राष्ट्रीय जनता दल ने किस तरह से AIMIM के विधायकों को अपने तरफ मिला लिया। बिल्कुल। तो इसका भी वो चुनाव था। पूर्णिया की बात करें तो पप्पू यादव फैक्टर जरूर हैं, लेकिन पप्पू यादव क्या जीतने में कामयाब हो जाएंगे? EVM में वोट कैद हो गया है, लेकिन दूर दूर तक ऐसा लगता नहीं है कि पप्पू यादव लड़ाई में हैं नंबर 2 के वही होंगे। संभावना यही व्यक्त की जा रही है, लेकिन जदयू को जीतने से शायद वहाँ रोकना मुश्किल हो जाए। खैर आगे की बात करते हैं जमुई की। जमुई में बहुत सारी चीज़ें बदली, लेकिन नियति नहीं बदल पाई। नियति ये थी कि अंतिम समय में जिस तरह से तेजस्वी यादव के मंच के नीचे से गाली दी गई, उसने पूरे चुनाव को परिवर्तित कर दिया। ये सीट बहुत मुश्किल में था, लेकिन इसकी मुश्किल को आसान बना दिया उस गाली ने। कटिहार की बात करते हैं। कटिहार में भी रिजल्ट 2019 के तरह ही होगा। संभावना इसकी बहुत ज़्यादा प्रबल है, और मेरी बात यहाँ के लोगों से हुई है। उनका मानना ये है कि आखिर जो काम किया है उसको फिर रिपीट क्यों नहीं करेंगे हम। जो बचे हुए काम है हमें पता है कि वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करेगा। बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें नवादा की, नवादा भूमिहारों का गढ़ है, और यहाँ अंतर और किसी ने नहीं, यादव भाइयों ने कर दिया है। जो कभी लालू प्रसाद के बहुत करीबी हुआ करते थे, उनको नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है महागठबंधन को। और यहाँ नवादा में भूमिहार एक बार फिर से अपना खूंटा मजबूत कर सकते हैं। बात करें अगर तो नालंदा की, तो नालंदा में नीतीश नीति काम करती है, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। पटना साहिब की बात करें तो यहाँ लड़ाई में विकल्प नहीं है, विकल्प विहीन लड़ाई है। तो जिसमें इसमें भी जो बेहतर विकल्प होता है, नोटा का देखिएगा इस बार हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इसमें दूसरे नंबर पर पटना साहिब में देखने को मिले। कारण कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ की परिस्थिति क्या है। पाटलिपुत्रा की बात करें तो लड़ाई बहुत कड़ी है, लेकिन आप समझ ही रहे हैं नरेंद्र मोदी खुद आए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सम्राट चौधरी, ऋतुराज सिन्हा से लेकर के और कई नेताओं की आप बात करें तो वो लगातार इन क्षेत्रों में, रणवीर नंदन कल भी बहुत ज़्यादा व्यग्र थे कि वो एक सभा करेंगे। हालांकि सभा चूँकि प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन 5 बजे से पहले उन्होंने ज़बरदस्त ढंग से इंटरनल जो काम किया है वो भी पाटलिपुत्रा के लोगों के लिए और पाटलिपुत्रा के वोटरों को प्रभावित करने में बहुत काम करेगी, ये भी बात है। और पूरी रात चली है। अभी आज की रात भी बहुत कयामत की रात है। आज की रात भी पूरी तरह से ये चलता रहेगा मशीन। इस मशीन में 1 इंच भी तेल पानी खूब डलाएगा, और ऑपरेटर जो है बैठा हुआ वहाँ से गाइड करेगा कि मशीन बंद नहीं हो। तो ये प्रक्रिया चल रही है। जहानाबाद की बात करें तो किस्मत कितना मजबूत है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। जितना मजबूत किस्मत होगा चंद्रवंशी का, उतना ही ज़्यादा वो आगे निकल सकते हैं। ये सीट कहीं ना कहीं फंसा हुआ था, जिसको निकलने के लिए कोशिश में लगे हुए थे, और इस कोशिश में बड़े बड़े दिग्गज लगे थे। अशोक चौधरी को तो मैंने देखा कि वो लगातार वहाँ कैंप कर रहे थे, विजय कुमार चौधरी कैंप कर रहे थे, भूमिहारों के कई नेता वहाँ कैंप कर रहे थे, भोला शर्मा जो हैं वहाँ तो लगा जैसे घर द्वार ही बना करके बैठ गए हैं। तो ये सारी परिस्थिति जो थी वो बता रही थी कि जहानाबाद में चीज़ें बदलेंगी। अब इस कयामत की रात में कितना बदलता है और अपने वोटरों को कितना ट्रांसफ़र करा पाते हैं, कितना रिकॉल कर पाए हैं 2005 से पहले का जो बिहार है उसको, ये बहुत ज़्यादा। कई महिलाओं का हमने सुना कि हम नहीं चाहते हैं कि अब हमें अपने घर से, अपनी मिट्टी से, अपने खेत से दूर जाना पड़े और जा कर के कहीं शरण लेना पड़े जी। एक तरफ लोगों का कहना है, कई लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें कही है कि एक कश्मीर है जहाँ से हिंदू विस्थापित हो गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ लोगों को स्थापित कराया, और फिर हम विस्थापित होने के लिए स्थापित करें किसी को। हम भी विस्थापितों में से हैं जी। जो 2005 के बाद माहौल बदला, सुशासन की सरकार आई नीतीश कुमार की, उसके बाद फिर से हम अपने खेत पर आ गए, हम खेती करने लगे, हम अपने बच्चों को यहाँ लेकर के आ गए, हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन क्या हम फिर उसी दौर के में आए, ये नहीं संभव है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम काराकाट की, तो काराकाट का हमने बता ही दिया। बिल्कुल, काराकाट में परिस्थितियाँ बदल गई हैं, और जैसा कि लोगों ने कहा भी कि जो भीड़ होती है वो वोटर होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो भीड़
तेजस्वी यादव के साथ 2020 में चल रही थी, वो भीड़ वोटर नहीं बन पाई और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। भले ही 10,000 वोट से ज़्यादा आए हों कम आए हों, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात बक्सर की करें तो यहाँ फैक्टर कोई नहीं बन पाया। सुधाकर सिंह को लेकर के बहुत प्रयास किया गया कि सुधाकर सिंह लड़ाई बहुत कड़ी दे दें, लेकिन आप जानते हैं कि हर किसी का अतीत होता है जी। सुधाकर सिंह का अतीत उनके सामने आया, मिथिलेश तिवारी का अतीत उनके सामने आया, यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा वहाँ टक्कर दे रहे थे, कहा जा रहा था कि वही सबसे बड़े शेर हैं जी, आनंद मिश्रा, उनको लेकर के भी वहाँ परिस्थितियाँ बदली और अंतिम समय में आकर के जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री ने चीज़ों को बदल दिया वो बहुत प्रभावी रहा। इसके अलावे जो ददन यादव हैं, ददन यादव ने बहुत सारी परिस्थितियाँ चेंज की और ददन यादव कहीं ना कहीं इस मुकाबले में यादवों के सिरमौर हैं, तो यादव समाज ददन यादव से दूर नहीं जाएगा। विकट परिस्थितियों में भी ददन यादव कहीं ना कहीं उस लड़ाई के बहुत बड़े पार्ट हैं और ददन यादव पर जितना हमला किया जा रहा है उतना ही ज़्यादा वो मजबूत होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो दैट मीन्स कि बक्सर की लड़ाई में भी मिथिलेश तिवारी अंतिम तक सामने नज़र आ रहे हैं। अब इन सब सीटों पर बात करने के बाद जो नज़र आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 17 में 17, लोक जनशक्ति पार्टी 5 में 5, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी 1 में 1 और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 में 1 सीट लाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल तगड़ा टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीत हार का अंतर 1751 भी होता है। 2019 में जहां लोग लाखों लाख वोट से जीत रहे थे, वहां 1751 वोट से जीत करके जहानाबाद में चंदेश्वर जाए थे। तो जीत 1751 या 1 वोट से भी हो सकती है, लेकिन लड़ाई कड़ी होने के बावजूद 17 में 17 लेकर के आ रही है। अगर कहीं कमजोर कड़ी नज़र आ रहा है या थोड़ा सा अंतर पैदा हो रहा है तो वो अंतर है, एक छोटा सा अंतर, वो अंतर है सिंपल सी बात कि इस अंतर में नीतीश कुमार की जो 16 सीटें हैं उसमें से 1-2 सीटें कमज़ोर नज़र आ रही हैं, लेकिन परिणाम में क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प है जी। देखिए, महाभारत 2024 देख रहे थे आप और हम आपको समझा रहे थे कि 7वें चरण की वोटिंग से 20 घंटा पहले जो हमारी सर्वे रही है वो सर्वे चौंकाने वाली है। एक तरफ अगर हम बात करें तो महागठबंधन लगातार दावा कर रही है कि परिणाम उनके पक्ष में जाएगी, लेकिन सर्वे रिपोर्ट जो निकल कर सामने आ रहे हैं वो कुछ और बयां कर रहे हैं। वैसे में 4 तारीख को जनता का क्या फैसला होगा, हमारे सर्वे के साथ जाती है या महागठबंधन के दावे के साथ, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।